गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रोटॉन एनोड रे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का जो डिस्कवरी है वो हेनरी बैक्वेरेल ने 1896 में किया था। एंड ये जो है रेडियो एक्टिविटी जो है एक प्रकार का फेनोमेनन है। और ये जो फेनोमेना है ये एक्चुअली होता क्या है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उससे कंटिन्यूसली एवरी टाइम एनी टाइम जो है एक हाईली एक्टिव रेडिएशन जो है एमिट करते रहता है, निकलते रहता है। तो इस फेनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। द फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ certain highly active radiation by radioactive substance are called radioactivity। and radioactivity जो है इसका जो डिस्कवरी किया गया था। एंड इस रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है जनरली 3 टाइप्स के होते हैं और इसको हम लोग कुछ इस तरह करते हैं। एक ब्लॉक लेते हैं और ब्लॉक के अंदर जो है कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जो हम लोग पुट कर देते हैं और उसके बाद जो है इससे जो भी रेज निकल रहा है तो इस रेज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो अल्फा रे है, मतलब ये जो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इससे जो रे निकल रहा है वो रे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले एक रे जो है नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक रेज जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और एक रे जो है किसी भी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट ना होकर के वो सीधा चले जाता है, मतलब सीधा मतलब वो मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। तो ये हम लोग को ये दिखाता है कि द रे विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट्स आर कॉल्ड अल्फा रे एंड द रेज विच इज attracted towards the positive charge plate are called beta rays। And since we know that opposite charge attract each other, that is this is negatively charged plate and this rays have positively charged ray, and that's why these both will अट्रैक्ट each other। ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अल्फा रे नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है और जो रे हमारा पॉजिटिव प्लेट्स की ओर अट्रैक्ट हो रहा है मतलब है कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। एंड जो रे किसी भी प्लेट की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है वो न्यूट्रल है और वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। एंड इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अल्फा रे है उसका जो मास होता है वो मास जो होता है हमारा 4 यूनिट मास के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ 1 यूनिट जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है या फिर प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है उसका होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। और सिंस ये 4 यूनिट है तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो वैल्यू आता है वो 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम होता है और दिस मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। एंड ये जो है हमारा अल्फा जो पार्टिकल अल्फा रे जो होता है वो 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है और जिसके कारण इसका जो चार्ज है वो +2 आता है। एंड 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को तो हमारा वैल्यू जो है लगभग 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम चार्ज के बराबर हो जाएगा। एंड इसके अलावा जो इसका पेनिट्रेशन पावर है बीटा रेज का दैट इज 100 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अल्फा रेज। कहने का मतलब हुआ कि अल्फा रे का जो पेनिट्रेशन पावर है उससे 100 टाइम्स ज्यादा पेनिट्रेशन पावर जो है बीटा रे का होता है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है ड्रिलिंग पावर। किसी भी जगह पर वो जो है जब वो अल्फा रे को हम मतलब बॉम्बार्ड करेंगे या अल्फा रे जब इंसिडेंट करेगा उस पर तो वो जो है कितना मतलब वहां पर अपना इफेक्ट छोड़ सकता है या कितना डैमेज कर सकता है या कितना अपना पावर से वो ड्रिल कर सकता है।
तो इसी चीज को पेनिट्रेशन पावर बोला जाता है। एंड गामा रेज आर 1000 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ बीटा रेज, मतलब पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा रे जो है, गामा रे का जो पेनिट्रेशन पावर है वो बीटा रे के 1000 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि बीटा रेज का जितना पेनिट्रेशन पावर है उससे गामा रे का जो पेनिट्रेशन पावर है 1000 टाइम्स ज्यादा है। तो इससे हम लोग को एक ये रिजल्ट मिलता है कि अल्फा रे जो है वो लीस्ट मतलब सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर रखता है, और आपका जो गामा रे है उसका जो है पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जे थॉमसन पाम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन PLUM पाम पुडिंग मॉडल, ये जो है ये मतलब जे थॉमसन ने एक अपना थ्योरी दिया था 1898 में। इसके हिसाब से ये होता है कि जैसे हम लोग कटोरी में खीर लेते हैं, तो खीर को जैसे हम लोग दूध और अरवा चावल को जो है उबाल कर पकाते हैं, तो उसमें जो पूरा जो दूध है हमारा, वो दूध को जे थॉमसन ने प्रोटॉन एज्यूम किया था, और उस मिल्क में जो चावल है, जो राइस है, राइस ग्रेन है, उसको इलेक्ट्रॉन्स एज्यूम किया था। और उनका कहना था कि ये जो पम पुडिंग मॉडल है एटम का, इसमें जो है एटम का जो रेडियस होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, और वो जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज कैरी करता है ड्यू टू प्रोटॉन, एंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। मीन्स इट इज पम पुडिंग मॉडल इन विच एटॉमिक रेडियस of 10⁻⁸ centimeter carrying positive charge due to proton and in which electrons are embedded। Means 10⁸ centimeter radius का जो एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, और उस एटम में जो है इलेक्ट्रॉन्स अंदर में एम्बेडेड है, मीन्स धसा हुआ है या गुथा हुआ है, जो भी हम लोग चाहे बोल सकते हैं। एंड ये जो है ये कुछ इस तरह का था। ये जो हमारा पम पुडिंग मॉडल है, ये सपोज कीजिए कि ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज रे स्फीयर है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो आप देख रहे हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस स्फीयर। अब नेक्स्ट आता है हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन 1911। ये जो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट सेटअप जो है यूज किया जाता है। एक लीड का ब्लॉक लिया जाता है, लीड के ब्लॉक के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है रेडियम, उसको हम लोग रखते हैं, और इससे जो रे निकल रहा है उस रे से मीन्स अल्फा, इसमें से जो रे निकल रहा है उसमें से हम लोग अल्फा रे को सेपरेट करते हैं, और उस अल्फा रे को एक स्लिट के थ्रू पास करवाते हैं। स्लिट से पास करने के बाद एक गोल्ड का जो एक पतला प्लेट होता है, एकदम पतला प्लेट, उस गोल्ड प्लेट से ये पास करता है। मीन्स सबसे पहले यहाँ से अल्फा रे निकलेगा, स्लिट के थ्रू सेपरेट होकर के इस रेडियम से रेडियो एक्टिव रे निकलेंगे, और इस रेडियो एक्टिव रेज में जो है इस रेडियम से जो रेडियो एक्टिव रे निकल रहा है, उस रेडियो एक्टिव रे में से सबसे पहले अल्फा रे को सेपरेट करके इस जो होल है स्लिट, इस स्लिट के थ्रू पास करवाते हैं। पास करवाने के बाद एक गोल्ड का फॉइल है, एक थीन गोल्ड प्लेट, उससे फिर क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद जो है जो रे यहाँ पर क्रॉस कर रहा है वो इस जिंक सल्फाइड, जो हमारा जिंक सल्फाइड से कोटेड स्क्रीन है, उसके ऊपर जो है उस रे का अटैक होता है, और जिसको हम लोग सिंटिलेशन कहते हैं। और इसमें जो हमें कुछ रिजल्ट्स जो है वो हमको मिलते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अल्फा रे एक्सपेरिमेंट जो है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलिए या अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दिस इज used to perform because it is used to determine the position of electron and proton। ये जो है हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो पोजीशन है एटम के अंदर कहाँ पर है उसको डिटरमाइन करने के लिए किया गया था। इसमें हम लोग को ऑब्जर्वेशन ये मिला कि 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड।
कहने का मतलब हुआ कि ये जो हमारा सेटअप है एक्सपेरिमेंट का, इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप में यहाँ से जितना भी रेज, मतलब ये जो अल्फा रे जितना भी यहाँ से क्रॉस कर रहा है, वो गोल्ड फॉइल के अंदर से कंप्लीटली पास कर गया, बिना इधर उधर मतलब डिफ्लेक्ट हुए, मतलब बिना किसी भी एंगल में मुड़े हुए वो सीधा पास कर गया। पास करने के बाद जो है ये पहला हम लोग को रिजल्ट मिला। सेकेंड रिजल्ट मिला, सम ऑफ दीज पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। मतलब यहाँ से जो रे पास कर रहा है, ये रे थोड़ा सा एंगल बना करके जो है मतलब क्रॉस किया। इसको हम यहाँ इस फिगर में समझ सकते हैं। मीन्स मैक्सिमम रे जो है वो सीधा पास कर गया, कोई कुछ रेज जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होकर के क्रॉस किए, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, दैट इज 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल suffered major deflection by more than 90 degree and even came back in the same direction। ये कह रहे हैं कि लगभग 20,000 अल्फा रे में से कोई एक रे ऐसा हुआ है जो यहाँ पर 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ या फिर अपने ही रास्ते में वापस चला गया, मतलब जिस रास्ते से आया उसी रास्ते पर वो वापस मुड़ गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हम लोग को ये 3 आउटपुट जो है, मतलब 3 रीडिंग्स मिला, और 3 रीडिंग्स जो हमको मिला उससे हम लोग को क्या मतलब समझ में ये आया कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एक्सपेक्टेड टू बी एम्प्टी। इनके कहने का मतलब हुआ है कि ये जो एटम है, एटम के अंदर का जो काफी सारा जो स्पेस है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि ये खाली है, पहला एक्सपेक्टेशन। दूसरा एक्सपेक्टेशन कहा गया कि पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर। ये कह रहे हैं कि एटम का जो हमारा स्फीयर है, उस एटम के स्फीयर में सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन जहां पर प्रेजेंट है उस जगह को न्यूक्लियस कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आर प्रेजेंट एट द सेंटर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आई जो हमने यहाँ लिखा हुआ है आई डॉट स्मॉल ई, इसको जो है हम लोग दैट इज पढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड द स्पेस सराउंडेड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के बाद का जो खाली पोर्शन बचा हुआ है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन बोला जाता है। एंड ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने एक एटॉम का जो है मॉडल हमारे सामने प्रपोज किया था, वो उसका जो ये पूरा डेफिनेशन है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। रदरफोर्ड जो है मतलब है इनके हिसाब से पहला जो इन्होंने डेफिनेशन दिया था एटम का, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। कहने का मतलब हुआ कि एटम के अंदर 2 एटम को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट को न्यूक्लियस का नाम दिया और सेकेंड पार्ट को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया। सेकेंड वो कहते हैं मीन्स एज पर रदरफोर्ड, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर -15 मीटर। इनका कहना है कि ये जो एटम है, एटम का जो स्फीयर है, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो स्फीयर है, न्यूक्लियस स्फीयर का जो रेडियस है वो 10 टू द पावर -15 मीटर है, जो कि प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, मतलब जो कि एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, एंड इज ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के कारण बनता है। एंड रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। एटम का जो रेडियस है वो 10 टू द पावर -10 मीटर है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। नेक्स्ट, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ कि जितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद एक और पॉइंट उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस।
मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो घूमते रहते हैं एट वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट इज कॉल्ड ऑर्बिट। एंड नेक्स्ट उन्होंने कहा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैव सर्टेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मीन्स एक ऐसा फोर्स है जो कि सेंटर से दूर की ओर भागने की कोशिश करता रहता है, acting away from the nucleus and which balance the force of attraction directed towards the nucleus। इनका कहना है कि न्यूक्लियस जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते रहता है और इसी समय इलेक्ट्रॉन जो है एक अपनी ओर से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता है जो कि सेंटर से दूर भागना चाहता है। तो ये दोनों अपोजिट फोर्स जो है एक दूसरे को जो है कैंसिल कर देते हैं और इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने जगह पर बना रहता है। दैट इज ये जो पूरा डेफिनेशन है ये लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स have certain centrifugal force acting away from the nucleus which balance the force of attraction directed towards the nucleus। ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉम है जो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन मिला और ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन आया और इस कंक्लूजन से उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जो हमारा जिसका डेफिनेशन ये कंप्लीट था। अब हम लोग आगे चलते हैं और ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है मोस्ले ने दिया था 1913 में, इसको जेड से डिनोट किया जाता है और ये जो होता है एटॉमिक नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और एक रिलेशन भी आता है जिसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। ये जो है एक रिलेशन है जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी है जब इसमें मतलब ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है, मतलब सॉरी टॉपिक है, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ यहाँ समझना नहीं है, बस इतना हम लोग समझ लेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ जो एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एटॉम में जब इलेक्ट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट के कारण जो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब बॉम्बार्डमेंट होता है किसी भी हार्ड सरफेस ऑफ मेटल पर तो उसमें एक्सरे का प्रोडक्शन होता है और वो जो एक्सरे होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका जो स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे तो वो इक्वल टू होता है a इंटू जेड माइनस बी, वेयर जेड जो है हमारा एटॉमिक नंबर है, a एंड b आर द कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है इसको जेड से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसका काउंटिंग। एंड एक प्रोटॉन का जो मास होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है। इसका जो चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो जे चैडविक ने किया था 1932 में और ये जो है बताता है कि एक मास मतलब ये जो न्यूट्रॉन है एक न्यूट्रल स्पीसीज है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है बट इसका मास जरूर होता है। मास जो था 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। एंड न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जो है कुछ इस तरह से हुआ था कि पहले हम लोग जो है एटॉमिक नंबर को ही एटॉमिक मास मानते थे, लेकिन जब हम लोग देखे कि एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो मास भी 20 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसके मास से ज्यादा मास एक एटम का मास शो होता था। मतलब एटम का जितना मास है उससे जो है एटॉमिक नंबर का वैल्यू कम आ रहा था, यानी कि मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन का ही हम लोग मास ले रहे थे। तो हम लोग को ये समझ में आया है कि इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर और भी कुछ जरूर ऐसा प्रेजेंट है जिसका कि मास है बट कोई चार्ज नहीं है। और तब जाकर के जे चैडविक ने जब इस पर डिटेल एक्सपेरिमेंट किया तब पता चला कि एक एटम के अंदर जो है प्रोटॉन का भी मास होता है और प्रोटॉन के अलावा
एक न्यूट्रल स्पीसीज भी प्रेजेंट रहता है जिस स्पीसीज का भी मास है, और वो जो मास है 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो वैल्यू आता है वही उस एटम का मास नंबर होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, किसी भी एटम को जब हम लोग लिखते हैं तो उसका ये सिंबल मतलब कुछ उसका ये तरीका होता है। सपोज ये एक्स कोई एक एटम है, हम लोग एज्यूम करते हैं, तो इस एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम लोग नीचे वाले पोजीशन में, उसका मास नंबर ऊपर में लिखा जाता है लेफ्ट में, अपर लेफ्ट कॉर्नर में, एंड लोअर लेफ्ट कॉर्नर में जो है उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। एंड आपका जो है लोअर राइट कॉर्नर में जो है नंबर लिखा जाता है। सपोज कि Cl2 हम लोग लिखते हैं ना, Cl2 ऐसे, तो ये जैसे Cl2 लिखे तो इसका मतलब हुआ है कि ये 2 एटम ऑफ क्लोरीन है। और यदि हम इसका जो मास नंबर एटॉमिक नंबर है 17 है अगर, तो यहाँ पर जो है हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे, और ये जो है मतलब ये हुआ हमारा, और जो इसका मास होता है 35.5 होता है, तो वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्लोरीन के केस में। और ये जो है हमारा कुछ ये मतलब तरीका होता है लिखने का, यानी कि हमें ध्यान रखना है कि किसी भी एटम का अगर एटॉमिक नंबर शो करना है तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, मास शो करना है तो अपर लेफ्ट कॉर्नर, एंड अगर उसके ऊपर जितना चार्ज है वो अगर हम लोग दिखाएंगे तो वो राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर में, और नंबर ऑफ एटम्स जो है वो लोअर राइट कॉर्नर में हम लोग लिखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा दिस इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होता है एक ऐसा मतलब कोई भी ऐसा दो एटम जिसका जो है एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, मतलब द एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे यहाँ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास भी 1 है, मीन्स 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन जो है उसका जो जिसका दूसरा आइसोटोप्स पाया जाता है, मतलब दूसरा टाइप का जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर जो है 2 है, मीन्स इसके अंदर जो है हमारा मतलब प्रोटॉन का संख्या जो है वो ज्यादा है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो है हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3 है, यानी कि यहाँ पर 1 एटम है 1 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है, दैट इज 2 + 1 3। इस केस में अभी हम देखे थे यहाँ पर दैट इज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, दैट इज मास नंबर 2। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 प्रोटॉन, यानी कि इस केस में आई थिंक यहाँ पर जो है एटॉम का हाइड्रोजन एटम में जो है सिर्फ 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं इसको बाद में आपको क्लियर कर दूंगा अगले क्लास में। फिलहाल जो है इसको यहीं तक समझिए। और नेक्स्ट हमारा आता है, एक होगी आइसोटोप, नेक्स्ट है हमारा आइसोबार। आइसोबार जो है वो कहता है सेम नंबर ऑफ मास, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे ये एग्जांपल आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, तीनों का जो मास आप देखिए ऊपर में 40 है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। थर्ड है आइसोटोन। आइसोटोन मीन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल यहाँ कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी देखिए 6, 7, 8 तीनों का अलग अलग है। न्यूट्रॉन देखिए यहाँ पर सबका सेम है, तीनों में 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है बट तीनों का मास जो है अलग अलग है। तो ये हो गया हमारा आइसोटोन। और तो आज के वीडियो में अब हम लोग बस यहीं तक देखेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।